अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिवसीय अधिवेशन में ईवीएम और वक्फ बिल को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चुनावी संस्थाएं सरकार के कब्जे में है। खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे उन्हें फायदा हो और विपक्ष को नुकसान। खड़गे ने सुझाव दिया कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव भी धोखे से जीता। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ बिल संविधान पर हमला है, इसके बाद आरएसएस क्रिश्चियंस पर आक्रमण करेगी। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार चुनाव को पूरी तरह ध्यान में रखा गया है। इस अधिवेशन में उत्तर भारत के किसी और राज्य से जुड़े हितों पर फोकस नहीं दिया गया। सवाल कि क्या कांग्रेस के एजेंडे में सिर्फ बिहार चुनाव है, दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में है, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। राहुल गांधी को वक्फ पर बोलने की कोशिश करने के लिए अहमदाबाद का इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे। वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? और उसके पारित होने के इतने दिन बाद आपने वहां पर यह बात कही। यही दिखाता है कि राहुल गांधी इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके बारे में उनकी सोच में स्पष्टता नहीं होती है। और ऐसे में बड़े सवाल, अधिवेशन में कांग्रेस का निशाना, फिर हार पर ईवीएम का बहाना। वक्त पर सरकार को घेरने का दांव, कांग्रेस के एजेंडे में बिहार चुनाव, क्रिश्चियंस को बहकाने पर ध्यान, तुष्टीकरण पर कांग्रेस का नया प्लान, संविधान ही कांग्रेस की विचारधारा, बिहार चुनाव में फीका चारा। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्ति निधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। सुधा मिश्रा जी, क्योंकि आपकी पार्टी का अधिवेशन, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या अहम केवल ईवीएम और वक्फ बिल, या कहे जो कानून अब बन गया? राहुल जी, नमस्कार आप सभी को। बोलने देंगे इसकी उम्मीद है, लेकिन बुरा भी नहीं मानेंगे इसकी भी उम्मीद है। अभी आपने कुछ लाइनें पढ़ी हैं, चारा और जाने क्या क्या, ये आपकी अपने क्वेश्चंस की लाइन है कि भाजपा का दिया हुआ लाइन? पहले क्लियर कर दीजिए, फिर बात करते हैं। प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं ना, बीजेपी ने भेज रखा है। अरे बस मैं ये पूछ रही हूँ, जो आपके वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना, आप चला रहे हैं, इतना बुरा मत मानिए मेरे प्रश्नों नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। सवाल जो अब पत्रकारिता के लाइन पर भी सवाल, पत्रकारों के लिखने पर भी सवाल उठ जाए तो फिर होगी। अगर सवाल आपके हैं या भाजपा के हैं, ये बहुत मायने रखता है।
अगर एक टीवी चैनल पत्रकार होने के नाते, एक एंकर होने के नाते आपने जितनी बातें की, ईवीएम और ये न जाने क्या चारा और क्या क्या, इसका मतलब आप तटस्थ होके देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने सारी बातें जो भाजपाई आरोप लगाते हैं उन लाइनों को कोट किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण चर्चा था उस पर बात की गई। जाहिर सी बात है, जब आप विश्व गुरु बनना चाहेंगे और विश्व में यूरोपियन कंट्री, एशियाई कंट्री, जितनी भी कंट्रीज हैं, सबने जो किया है आपको उस आधार को भी लेना होगा। उस पे चर्चा पर चर्चा करके देश के बारे में बात की जा रही है। तो आपको लगता है कि हम बिहार के चुनाव के लिए कर रहे हैं? मुझे कुछ कह रहा बिहार है? के चुनाव के लिए हम नहीं, सुन लीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। बहुत 2 मिनट आपको देते हैं, इंटरप्ट मत करिएगा। एक बाबा राम रहीम है और एक कामरा है। एक के ऊपर जिस तरह से न्यायिक प्रणाली काम कर रही है और दूसरों को जिस तरह से बार बार हर चुनाव के टाइम पे छोड़ दिया जाता है, इस पे चर्चा करिए, ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने अधिवेशन में अपने पार्टी को लेके और जो चीजें गलत हो रही हैं, अभी कोई भाई साहब बोल रहे थे कि सदन में राहुल जी बैठे हुए थे, नहीं बोले, अधिवेशन में बोले। अरे आपकी पार्टी में कौन कब कहां क्या क्या बोलता है, इस पे तो आपको ये पकड़ है नहीं। और आप लोग सदन के अंदर राहुल जी के बोलने के टाइम पे क्या कैसे करते हैं सबको पता है, पूरी दुनिया देख रही है सदन की कार्यवाही। तो आप ये बताने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे कि राहुल जी कब बोलेंगे कब नहीं, ये आप बताओगे। प्रतिपक्ष के नेता हैं वो, उनको स्वतंत्रता है सदन से लेके बाहर कहीं भी बात करने की। आप लोगों के पास कुछ मुद्दे नहीं होते कि हम जिंदगी में, जीवन में, देश में, संविधान के लिए क्या करना चाहते हैं। आपके पास मात्र है कांग्रेस ने क्या नहीं किया। कांग्रेस के करने हुए कामों पे आप तो कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको उन आरोपों पे लाना है पूरी चर्चा जो आप कभी जिंदगी में कर नहीं सकते हैं। आइए बात करते हैं तथ्यों की। वक्फ बिल पे आपको इतनी दिक्कत थी, इतनी सब 10 साल मौन बैठे हुए थे, 10 साल तक पता नहीं चला। आप भी जानते हैं ना, राहुल जी ने कोर्ट से कुछ मांगा था, कुछ दिखाने के लिए आरोपों को कि कुछ तथ्य देना चाहते हैं, कोर्ट ने मान लिया है। अब इतिहास दोहराया जाएगा, इतिहास के तथ्य पे चर्चा पर चर्चा भी होगी, क्योंकि जिस तरह से इस देश में मात्र अनर्गल बातों पे, मात्र सोशल मीडिया पे झूठ फैला के इस देश में एक व्यक्ति के ऊपर इतने प्रहार किए गए हैं, वो व्यक्ति भी उत्तर देने के लिए प्रस्तुत है कोर्ट में और उत्तर देगा भी। आपकी चर्चा पर चर्चा बिहार के चुनाव पे आ जाती है, लेकिन पार्टी के लोग जिनका शासन है, जो इस देश में जनतंत्र से चुने हुए लोग हैं, वो किस तरह का कार्य कर रही है, उससे कोई चर्चा पर चर्चा ही नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि हमने चारा डाल दिया है। कम से कम ऐसे कोटेशन समय सोचिए 10 बार कि आप पत्रकारिता के वो स्तंभ है जो तटस्थ होकर दोनों तरफ को नाप तोल के सही बात अब मैं बोलूं, सुधा मिश्रा जी, आपने कहा कि वो राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो बोले जहां मन होगा वहां बोलेंगे। अधिवेशन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे नहीं बोल रहे थे, एक सांसद के तौर पे बोल रहे थे, एक कार्यकर्ता के तौर पे बोल रहे थे। वहां संसद नहीं, कार्रवाई नहीं। एक बात सुनिए सुधा मिश्रा जी, हमें ना समझाइए, एक बात तो सुनिए सुधा मिश्रा जी। आप फिर टोकने लगी, आप फिर टोकने लगी ना मुझे, आप फिर टोकने लगी ना सुधा मिश्रा जी, आप फिर टोकने लगी। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी संसद में बोलते हैं, संसद में देश सुनता। अब फिर आप फिर या तो आप मुझे बोलने दीजिए या तो आप बोल लीजिए। आपने सवाल उठाया, मेरे लाइन पर भी सवाल उठा दिया। और क्यों ना कहा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आरएसएस के मुखपत्र में ये कहा गया है कि क्रिश्चियंस की जमीन हथिया ली जाएगी, क्यों ना चुनाव से जोड़े। और राजनीतिक पार्टियां तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। बिहार में चुनाव है तो चुनाव के लिए क्यों नहीं। एक चीज ये बता दीजिए सुधा मिश्रा जी, जो टिकट फाइनल होगा कांग्रेस में बिहार से, उनकी प्रोफाइल नहीं मांगी गई है क्या? सोशल मीडिया पर कितने उनके, एक मिनट बात तो सुनिए, अधिवेशन में 1 मिनट मेरी बात सुनिए ना। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है सुधा मिश्रा जी, पता नहीं आपको क्या लगता है अधिवेशन में इस बात पर। आपको पता नहीं क्या लगता है, मुझे नहीं समझ में आता। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी मैं क्लियर कर देता हूं ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो टिकट फाइनल होगा उसमें ये कहा गया है ना कि जिनके फॉलोअर ज्यादा होंगे सोशल मीडिया पर, उसे भी देखा जाएगा। तो वो कहाँ के लिए है, चुनाव कहाँ है, ये बता दीजिए। तो एक पार्टी आपसे रोज कहती है कि हाँ हम चुनाव में रहते हैं, नहीं आपकी फिर वही बात,
आप क्लियर तो कीजिए कहाँ के लिए था ये, आप बता दीजिए। देखिए और भी मेहमान हैं, वक्त जाया ना कीजिए, आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए वो कहाँ के लिए था, आप बता दीजिए ना वो कहाँ के लिए है। हाँ, राजनीतिक पार्टियां चारा फेंकती हैं चुनाव से पहले, ये तो मैं भी कहता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, मुझे ऐतराज इस बात पर भी है, ऐतराज इस बात पर भी है कि जिसे जिताकर जनता की आवाज उठाने के लिए नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, वो संसद में ना बोल के अपने पार्टी के अधिवेशन में बोलता है, और आप लोग कहते हैं कि जहां मनाएगा वहां बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं, वो सांसद के तौर पर नहीं बोल रहे थे, वो पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर बोल रहे थे। जो पार्टी कार्यकर्ता सुधा जी है, वैसे ही पार्टी कार्यकर्ता राहुल गांधी भी है उस अधिवेशन में। अगर स्पेशल हो तो बात अलग है। कीर्तिनिधि पांडे जी, सवाल इस बात को लेकर नहीं है, सवाल इस बात को लेकर नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बिना फायदे के कुछ नहीं होता। अधिवेशन तो होता रहता है, हर बार होता रहता है, हमने देखा भी है, हमने देखा है। कीर्तिनिधि पांडे जी, ठीक है, विचारधारा है सबकी अपनी अपनी। आपकी विचारधारा हालांकि थोड़ी सी अलग थी कांग्रेस से, लेकिन अब एक जैसे हैं आप लोग, क्योंकि इंडिया अलायंस के आप लोग साथी हैं। पता नहीं है कि नहीं है, ये भी नहीं पता है। लेकिन जो ईवीएम पे बात हो रही है, वक्त पर बात हो रही है, साथ मिल रहा है, सब एक साथ हैं विपक्षी दल इस मामले में। देखिए राहुल जी, वक्त बिल को लेकर के समाजवादी पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से सदन के अंदर भी अपनी बात रखी और सदन के बाहर भी हम लोग अपनी बात, हम वक्त बिल के खिलाफ और हर मोर्चे पर उसकी खिलाफत सदन के अंदर भी किए हैं। जरूरत पड़ेगी सड़क पे भी होगा, कोर्ट में भी विरोध हो रहा है, तमाम संगठन कोर्ट में भी गए, अपनी बात करेंगे। जहां तक सवाल ईवीएम का, एक बात तो राहुल जी आप भी जानते हैं, ईवीएम जिस देश ने बनाया वो भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता। अपने अगर किसी भी व्यवस्था पर देश की एक बड़ी आबादी अगर सवाल खड़ा करे, आम जनता पे उसका भरोसा कम हो जाए, तो क्यों नहीं उस व्यवस्था को बदला जाए। अगर निष्पक्षता सब चाहते हैं, तो अगर ईवीएम पे सवाल खड़ा हो रहा है, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा रहा। बड़े बड़े मुल्क, जो विकसित मुल्क, हम लोग विकासशील मुल्क, जो विकसित देश नहीं दुनिया में, वो भी बैलेट से चुनाव। तो अगर बैलेट से चुनाव हो जाए तो आपत्ति क्या है। और जब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठने लगे, जब चुनाव प्रणाली पे सवाल खड़े होने लगे, आम जनता का भरोसा कम होने लगे, तो चुनाव कराने में दिक्कत क्या है। क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, जिससे सबका भरोसा। जो लगातार ईवीएम पे सवाल खड़ा हो रहे हैं, वो सवाल भी बंद हो जाएंगे। जो जीत हार होगी उसके सब स्वीकार भी करेंगे। हम तो चाहते हैं बैलेट से चुनाव, और सभी राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, अपनी बात, अपनी रणनीति बनाने का सबको अधिकार है। और राजनीतिक दल है तो चुनाव भी लड़ेंगे, राजनीति भी करेंगे, और जनता के अधिकारों के लिए भी लड़ने का काम विपक्षी दल होने के नाते हम लोग करेंगे। ठीक, अच्छी बात है। लेकिन आनंद दुबे, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, कर्नाटक में ईवीएम आप लोग सेट नहीं कर पाए, हिमाचल में सेट नहीं कर पाए, लोकसभा चुनाव में सेट नहीं कर पाए, पता नहीं क्या हो गया, टेक्निकल वो नहीं मिले थे क्या, कोई कारीगर नहीं मिला कि सेट नहीं कर पाए। ये विपक्ष के नाते एक सवाल मेरा भी है कि बदलाव होना चाहिए। जैसे विकसित जो देश है वो ईवीएम को हटा चुके हैं, बैलेट पेपर पे आ गए हैं। विकसित देश में धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, हाँ धर्मनिरपेक्षता वाली चीजें हैं, लेकिन क्लॉज तो नहीं बनता किसी के लिए स्पेशल, इसकी बात नहीं करते। लेकिन आप बदलाव अगर कर देते हैं, वक्त कानून में संशोधन हो जाता है, तो वो नागवार गुजरेगा। लेकिन ये चाहते हैं कि ईवीएम हट जाए। उसी ईवीएम से हमें लगता है कि पहली बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी बने। अब देखिए, जहां तक बात रही ईवीएम की, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि विपक्ष के लिए एक नारा है कि जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। कीर्तिनिधि पांडे जी ने कहा कि जनता का भरोसा, कि जनता का भरोसा नेतृत्व पर भी है, चुनाव आयोग पर भी है, ईवीएम पर भी है, देश में भी है, संविधान पर। भरोसा उन लगातार हार रहे लोगों का अपने आप पर से उठ गया है, और इस बात को वो जनता के बीच में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कभी ईवीएम का नाम लेते हैं, कभी किसी अन्य चीज का नाम लेते हैं।
अब इन्होंने ईवीएम की बात करी। 2004 से 14 तक जो यूपीए सत्ता में रही वो चुनाव भी ईवीएम पर ही हुआ था, और 2007 से 12 मायावती जी और 12 से 17 अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे तो वो चुनाव भी ईवीएम से ही हुआ। अब इनका कहना है कि ईवीएम बेवफा हो गई। ये चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव, पंचायत चुनाव बैलेट से ही होता है, उसमें भी हार गए। पंचायतों के और तमाम चुनाव जो है वो बैलेट वाले, उसमें भी हारे हैं। अब बैलेट से चुनाव तो इनके कालखंड में लोगों ने देखा है, देश ने देखा है कि इन लोगों ने बैलेट वाले चुनाव में क्या क्या किया। कांग्रेस पार्टी के इतिहास से इंदिरा जी को अयोग्य ठहराया गया था चुनावी धांधली में, ये तो रिकॉर्डेड है। और आ जाइए, डॉक्टर अंबेडकर जब 1952 में देश का पहला आम चुनाव नॉर्थ मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उस समय नारायण कजरोलकर को, जो एक दूध व्यवसायी थे, उनको उनके खिलाफ टिकट दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा राहुल जी कि डॉक्टर अंबेडकर संसद न पहुंच पाए, इसके लिए उनको चुनाव हरवाया गया और 74,333 वोट उस चुनाव में रद्द किए गए। ऐसे ये लोग बैलेट से लोकतंत्र ले आते, ये इनका इतिहास है, ये इनका उदाहरण है। तो इनसे क्या बात करें? उनका कहना, उनका हाँ, वक्त पे नहीं, वक्त से बात आगे बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अब क्रिश्चियंस की भी जमीन पर नजर आप लोगों की। नहीं, यही मैं बता रहा हूं कि अजब स्थिति है ना। देश सेकुलर है, हिंदुओं के पास इस तरह का कोई बोर्ड नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव ट्रिब्यूनल नहीं है, न क्रिश्चियन के पास है, न जैन के पास, न पारसी के पास, न बौद्ध के पास, न सिख के पास, सिर्फ एक कम्युनिटी के पास इस तरह का एक्सक्लूसिव बोर्ड है और एक्सक्लूसिव ट्रिब्यूनल है जिसके फैसले को आप कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते। अब एक चीज मैं सुन रहा हूं, जिस दिन से ये पारित हुआ, ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, असंवैधानिक है। अभी तक नहीं बता पाए कि इसमें असंवैधानिक क्या है। जरा हमें बता दें कि कैसे ये जो संशोधन है वो असंवैधानिक, संविधान के किस आर्टिकल के तहत ये असंवैधानिक है, ये जरा मुझे बता दें। ये कोई नहीं बता रहा। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने एक महिला शाहबानों को, जिसे कोर्ट से न्याय मिला था, उसको न्याय नहीं पाने दिया, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए राजीव गांधी जी की सरकार ने कोर्ट के फैसले को बदल दिया कानून बनाकर। हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में शाहबानो केस में ठीक कर दिया, लेकिन सायरा बानो केस, सॉरी, शाहबानो केस में गलती हुई, सायरा बानो में ठीक किया गया। तो ये वो लोग, जरा बिल्किस बानो की बात कर लीजिए। नहीं, बिल्किस बानो की भी बात होगी और हर बानो की बात होगी। आप लोग बानो से आगे बनाने की बात कर लीजिए। आप लोग तो बानो और तानो बात कर लीजिए। दिक्कत इस बात की है ना, यही तो दिक्कत है। किसी के पीछे खड़े होकर सिर्फ खराब चीजों को ही आगे करने की कोशिश करते हैं। करते रहिए। जो जिंदा है और उसकी बात नहीं करेंगे, जो लड़कियां, जो बेटियां आज भी आपकी एक ऐसा अपराधी जिसको सजा मिल चुकी है उसको लेके घुमाए जा रहे हैं। बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या 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 नहीं किया। आप पूछ रहे हैं वक्त जो है वो असंवैधानिक कैसे है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इनके पास कोई जवाब नहीं। मेरे पास सारा जवाब है। पहले आप लोग के दावे हैं जो आपने तथ्यों में गलती की है, बताइए। तो आप बताइए, अगर ये इतना संविधान में जरूरी था, 10 साल तक सो रहे थे क्या? संवैधानिक कैसे है सुधारी, आप बता दीजिए। सो रहे थे क्या? आपके घर में कोई अन्य व्यक्ति नहीं आ सकता है, दूसरे के घर में आप कैसे कर सकते हैं? मुझे बताइए तो वक्त जो है असंवैधानिक कैसे है? आपके धर्म में श्राइन बोर्ड हो गया या हमारे हिंदू धर्म के जितने बोर्ड है
क्या आप मुस्लिमों को वहां देंगे? राम जन्मभूमि बोर्ड में लिखा हुआ है कि आप मुझे बताइए ना, श्राइन बोर्ड का संचालन, श्राइन बोर्ड का संचालन, श्राइन बोर्ड का संचालन वो प्रदेश की सरकार करती है, और श्राइन बोर्ड में गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड अधिकारी होते हैं। वो अधिकारी किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हो सकते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर अयोध्या वाले मामले में लिखा हुआ है कि अगर मुस्लिम हुआ तो उसके जो अधिकार बोर्ड में वो उसके नीचे के अधिकारी कैसे कर सकते हैं? आजम खान कुंभ मेला करा सकते हैं, आजम खान कुंभ मेला करा सकते हैं। आप संवैधानिक संविधान की बात कर रहे हैं और अपनी आर्टिकल के तहत आप बताइए ना, संविधान की चर्चा मुझसे मत करिए। किस आर्टिकल के तहत? मैंने कहा ना संविधान की चर्चा मत करिएगा। आपके एक चीज, एक मिनट आनंद एक मिनट। सुधा जी दिक्कत इस बात की है कि संशोधन जो हुआ वो गलत है, ये संविधान, एक बात तो सुनिए, संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है, या ये इसलिए खराब है क्योंकि इसमें इन्होंने बोल दिया कि इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम भी रहेंगे, ये खराब है? दोनों चीजें क्लियर कर दीजिए। आप सुन लीजिए, जब जितने तथ्य गलत बताए गए, सारे तथ्यों में पहले से चीजें थी। 10 जब 13 में उसमें बदलाव हुआ था, ये लोग साथ में थे, 10 साल सो रहे थे। मैंने पूछा ना कि राम जन्मभूमि बोर्ड में ये है कि अगर वहां पे डीएम कोई मुस्लिम आता है तो वो जो अधिकार उसको मिलते हैं उस बोर्ड में, वो उनको ना मिलके जो अन्य व्यक्ति होगा उनके नीचे उसको मिलेगा। आप वहां पे नियम चेंज कर देते हो, लेकिन किसी और धर्म के ट्रस्ट में आप नए नियम लगाते हो। पहली चीज आप समझिए, वक्फ बोर्ड जमीनों के प्रबंधन का मामला है, न कि धार्मिक है। वक्फ बोर्ड जमीनों के प्रबंधन से जुड़ा मामला है, वो धार्मिक मामला नहीं है। एक चीज क्लियर करते चलिए। एक चीज, एक सुधा मिश्रा जी, एक कुछ चीजें क्लियर करते चलिए ना, दर्शक जो है वो असमंजस में ना पड़े। जैसे वक्त में क्या है, वो कब्रिस्तान को भी देख रेख कर सकते हैं, वो मस्जिद दरगाह को सबको देख रेख कर सकते हैं, यतीम खाना उसकी भी देख रेख कर सकते हैं। लेकिन अगर हम राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बात करें, वो तो मंदिर का संचालन करता है, वो कहीं नहीं जा रहा है शमशान घाट देखने, या कहीं नहीं जा रहा है कुछ वो करने, वो अलग चीज। सुनिए, हमारा धर्म उनका धर्म जैसा है क्या? इसका उत्तर दे दीजिए। हाँ, तभी तो हिंदू कोड बिल पर चर्चा हुई थी संसद में, और कोई कोड बिल तो हुआ नहीं था। जब हर धर्म के अपने अपने अधिकार के क्षेत्र है। हाँ, तो कई अधिकार अगर देखा जाए, एक चीज सुधा मिश्रा जी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। सुधा मिश्रा जी, मैं एक बात पूछूंगी, ईमानदारी से मैं पूछ रही हूँ, ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा प्लीज। दर्शक देख रहे हैं, तो आप आइए ना मेरी कुर्सी पे बैठ जाइए, मैं ही प्रवक्ता बन जाता हूँ कांग्रेस का। मैंने आपसे कहा ईमानदारी से, फिर मैं कांग्रेस की बात करूँ, कांग्रेस की भाषा बोलूंगा। आप मुझे एक चीज नहीं बताया आपने कि संविधान की कौन सी आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है। राहुल जी, आप एक जागरूक पत्रकार होने के नाते जिस तरह रामनवमी में जिस तरह के गाने बजते हैं जिनमें माँ डैश डैश का प्रयोग होता है, क्या ऐसे किसी भी गाने के साथ अपने घर के किसी बच्चे को भेजेंगे? मैं कहता हूं सुधा मिश्रा जी, मैं कहता हूं ये गलत है। ठीक है, गुड, मैं कहता हूं ये गलत है, लेकिन आप भी बोलिए कि सड़क पर नहीं, आप एक मिनट बात तो सुनिए, पूरी बात सुनिए। आपने सवाल नहीं सुना, आप सवाल सुनना ही नहीं चाहती। आप बताइए, सड़क पर तलवारें लेकर कहा जाए सरतन से जुदा ये जायज है? कौन उसको हाँ कर रहा है? ठीक है, तो वही चीजें कही जा रही है। आप कहेंगी अगर उसमें गलत है तो उसमें भी गलत है, मिले दंड ना दंड। तो इसका मतलब नहीं, मुझे नहीं समझ में आया इसका मतलब क्या है, आप समझाना क्या चाह रही थी? अरे मुझे समझना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है, जो चीज गलत है। नहीं, सवाल तो आप ही ने किया ना, दंड दीजिए, गजब बात करते हैं। सवाल आप ही ने किया, मुझे नहीं पता कि इसका अर्थ आधार क्या था। राहुल जी, हमसे आप प्लीज, संविधान है, संविधान से देश चल रहा है। अरे वही तो पूछ रहा हूँ कि संविधान की कौन सी आर्टिकल के तहत जो है वो वक्फ जो है असंवैधानिक है, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। कीर्तिनिधि जी बताएंगे, कीर्तिनिधि जी। मैंने आप जब कहा कि कीर्तिनिधि जी को बताने दीजिए। सुधा जी, पूछ तो रहा हूँ कौन सी संवैधानिक है, कौन सा एक आर्टिकल तो बता दीजिए। कीर्तिनिधि जी बताएंगे। क्या कहेंगे जाके? आप कोर्ट में जाइए ना, एक मिनट, आनंद दुबे, कीर्तिनिधि जी बताएंगे, कीर्तिनिधि जी बताएंगे, क्योंकि विपक्ष भाई कुछ तो आधार बनाकर कोर्ट में गया है। कीर्तिनिधि जी बताइए। जी राहुल जी, देखिए, जो पीड़ित है वो कोर्ट का है, जिसको लग रहा है कि वक्फ बोर्ड
में संशोधन गलत हुआ है, सरकार ने गलत किया, तो उसके खिलाफ कोर्ट है, कोर्ट भी फैसला करे। सही बात। और अगर भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं रहता तो जो पावर जिलाधिकारी को दे रहे थे उसको इन्होंने वापस क्यों किया? इन्हीं के सहयोगी दलों ने जो दबाव बनाया तो उसको उन्होंने वापस भी लिया। और ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, किस तरीके से सरकारें बनाई हैं कई राज्यों में दलों को तोड़ करके, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, ये संविधान की बात कर रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मैं उस पर देखिए अब हम कहा एक मिनट, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने फिर कहेंगे आरक्षण की बात करेंगे, फिर उधर बात आ जाएगी कांग्रेस की तरफ। सुनिए अधिकार दिया राजीव गांधी क्या इसके उसमें थे, समर्थन में थे? नहीं, कांग्रेस भी समर्थन में। अब छोड़ देते हैं ना, अब विषय पर आ जाइए, 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 विषय पर आ जाइए। देखिए मुझे आप देखिए सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, मैं यही शो को खत्म करना चाहता हूँ, शो को खत्म करना चाहता हूं। सुधा जी, मैं चाहता हूं केवल तर्क हो, लेकिन पता नहीं आप अन्यथा क्यों ले लेती हैं। मैं चाहता हूं कि चीजें सही से दर्शकों को बताई जाए, फिर भी आप अन्यथा ले लेते हैं। कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, कोई यहां लाइन लिखने नहीं आता है, ये हमारी अपनी लाइन होती है। अगर ऐसी लाइन नेता भी लिखने लगे तो फिर कोई बात ही ना हो। हम उनको भी बोलते हैं, आपको भी बोलते हैं, समाजवादी पार्टी को भी बोलते हैं, लेकिन इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का दो टूक में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस का अधिवेशन, चर्चा ईवीएम पर, वक्फ कानून पर, सवाल ये कि इसे चुनाव से क्यों ना जोड़ा जाए। दो टूक में इतना ही।